हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इंग्लिश पोएट और प्लेराइट थे। ही वॉज वेरी फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स और उनकी जगह विक्टोरियन पोइट्स में बहुत ही ऊंची मानी जाती है। ही वॉज वेरी फेमस। इनकी एक पोएम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, ये एक लॉन्ग ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब इसमें सिंगल स्पीकर है। इसे ड्रीम पोएम भी कहा जाता है और इसे नैरेटिव पोएम भी कहा जाता है। ड्रीम पोएम इसलिए क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसे सपने में, पहले उन्हें ये पोएम का इंस्पिरेशन मिला और बाद में उन्होंने इसे पेपर पे उतारा। इसे लिखा गया था 1852 में और इसे पब्लिश किया गया था 1855 में एक वॉल्यूम में जिसका टाइटल था मेन एंड वीमेन। इस पोएम को डिवाइड किया गया है 34 स्टांजाज में और हर एक स्टांजा में 6-6 लाइन्स है। इसका राइम स्कीम है ABB AAB। इसका टाइटल जो है उसका इंस्पिरेशन पोएट को मिला था शेक्सपियर के प्ले किंग लियर में का एक कैरेक्टर है एडगर, उसके सॉन्ग से। अब इस टाइटल में का जो वर्ड है चाइल्ड, उसका मीनिंग होता है यंग बॉय हु येट टू बी नाइटेड, मतलब उसका जो है अब तक उसे नाइटहुड नहीं मिला है। चाइल्ड रोलैंड, इसका मतलब यही है कि एक ऐसा लड़का जो यंग है लेकिन जिसे अब तक नाइटहुड नहीं मिला है। नाइट मतलब एक तरह की पदवी, ओके, जो बहुत ही सम्मानीय मानी जाती थी राज दरबार में। इसका थीम जो है वो है सक्सेस इन फेल्यूर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेस्पेयर बाय फियल्टी टू द आइडियल, मतलब अपनी निराशा को जीतना। क्यों? मतलब आप हार रहे हो, आपको पता है, लेकिन आपके आदर्श, आपके प्रिंसिपल्स इतने ऊंचे होते कि उसके लिए आप पूरी जर्नी को कंप्लीट करते हो। इस पोएम में का जो स्पीकर है उसे पता है कि एंड में क्या होने वाला है उसकी जर्नी का, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है क्योंकि ये उसके आइडियल्स के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं इस पोएम को। पोएम का फर्स्ट स्टांजा, माई फर्स्ट थॉट वॉज ही लाइड इन एवरी वर्ड that hoary cripple with malicious eye. My first thought was, मेरा पहला ख्याल ये था कि he lied in every word, उसका हर एक शब्द झूठा है, उसके हर एक शब्द में झूठ है। That hoary cripple, hoary का मतलब होता है ग्रे हेयर्ड, सफ़ेद बाल वाला या बूढ़ा कह सकते हो आप। That hoary cripple, cripple का मतलब होता है जो ठीक से चल नहीं पाता है, ओके, लंगड़ा। विथ मैलिशियस आई, मैलिशियस का मतलब होता है जिसके नज़र में या जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा द्वेष हो। आस्कंस, आस्कंस का मतलब होता है डाउटफुली, संशय के साथ में। टू वॉच द वर्किंग ऑफ हिज लाई ऑन माइन, अब यहाँ पर इसका मतलब है 3 लाइन का कि मेरा पहला ख्याल ये था कि वो हर शब्द में झूठ बोल रहा है। वो बंदा जो कि बूढ़ा और ठीक से नहीं चल सकता है, उसकी आंखों में द्वेष है और वो जिस तरीके से मेरी तरफ देख रहा था ऐसे लग रहा था कि वो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि उसने जो झूठ कहा है वो मुझ पर काम कर रहा है या नहीं। टू वॉच द वर्किंग ऑफ हिज लाई ऑन माइन एंड माउथ स्कार्स एबल टू अफोर्ड, स्कार्स का मतलब होता है रेयर, मुश्किल से, और उसका जो मुख है, मुंह है, वो बड़े ही मुश्किल से अफोर्ड कर सके। सप्रेशन ऑफ द ग्ली, ग्ली का मतलब होता है आनंद, ओके, सप्रेश करना मतलब दबा के रखना। बड़ी ही मुश्किल से उसका मुंह जो है वो अपनी खुशी को दबा पा रहा था। दैट परस्यूड एंड स्कोवर्ड इट्स एज, इट्स एज मतलब मुंह का एज बोला गया है, ओके, 2 एजेस। अगर आप फुल स्माइल करते हो तो वो 2 एजेस में अगर कंप्लीट हो तो उसे कहा जाता है परस्यूड एंड स्कोर्ड इट्स एज, मतलब फुल बड़ा सा स्माइल चेहरे पे आ गया खुशी का, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी खुशी को। एट वन मोर विक्टिम गेन देयर बाय, अब ये खुशी किस चीज़ की थी? उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी कि उसे एक और बलि मिल गया है। वॉट एल्स शुड ही बी सेट फॉर विथ हिज स्टाफ, उसे यहाँ किसने खड़ा किया होगा? क्या उसके साथ में उसका कोई स्टाफ भी होगा, कोई और मेंबर्स भी होंगे? वॉट सेव टू वेले, वेले का मतलब होता है कि खड़े रहना, जो भी आने जाने वाले हैं उनको रोकना और उनसे ज़बरदस्ती बात करना, ओके। सेव टू वेले विथ हिज लाइज, एनस्नेयर, एनस्नेयर का मतलब होता है फुसलाना, किसी को जाल में फंसाना। ऑल ट्रैवलर्स हु माइट फाइंड हिम पोस्टेड देयर एंड आस्क द रोड, अब इन 4 लाइन्स का मीनिंग देख लेते हैं।
वॉट एल्स शुड ही बी सेट फॉर, उसे किस लिए खड़ा किया गया होगा, उसका कोई स्टाफ भी होगा क्या, कि उसका काम बस यही है कि आने जाने वालों को रोको, उनको बहलाओ फुसलाओ, अपनी बातों में एंगेज करो, और जो भी ट्रैवलर्स, जो भी यात्री वहाँ से आते हैं और उसे वहाँ पे खड़ा देखकर उससे पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, क्या उनके लिए ही इसे खड़ा किया गया होगा। आई गेस्ट वॉट स्कल लाइक लाफ, स्कल लाइक लाफ का मतलब होता है डाइड ऑफ लाफ्टर, इतनी ज़्यादा हंसना, इतना ज़्यादा हंसना कि मानो आप हंसी के मारे आपका पेट दर्द करने लगे, ये जैसे आप हंस हंस की लोटपोट हो जाओ। आई गेस्ट वॉट स्कल लाइक लाफ वुड ब्रेक, मैं गेस कर सकता हूँ कि वो कितना खुश हो रहा होगा, मतलब उसकी कितनी हंसी छूट रही होंगी ये देखकर कि उसे और एक बलि मिल गया है, मतलब ये स्पीकर। व्हाट क्रच गिन राइट माई एपिटाफ, गिन मतलब बिगिन है, व्हाट क्रच बिगिन राइट माई एपिटाफ। अब क्रच का मतलब होता है एक लॉन्ग स्टिक जिसे आर्म के अंडर लेकर जो लंगड़े लोग हैं वो चलते हैं। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हो। व्हाट क्रच बिगिन राइट माई एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, समाधि पर लिखा गया लेख। ओके, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हंस रहा होगा मुझ पर, और इसने तो ये भी सोच लिया होगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे समाधि पर क्या लेख लिखा जाएगा। फॉर पास टाइम इन द डस्टी थॉरोफेयर, डस्टी का मतलब धूल भरा और थॉरोफेयर मतलब रास्ता, और पास टाइम का मतलब होता है एंटरटेनमेंट या हॉबी। तो इसके लिए तो जैसे ये एंटरटेनमेंट का पार्ट होगा कि अब ये मुझे ऐसे रास्ते पे भेज रहा है जैसे इसने बाकी सबको भेजा है, मैं भी मारा जाऊंगा, एंड ही विल लाफ अ लॉट, कि मुझे एक और बलि मिल गया है, ये जैसे उसका एक एंटरटेनमेंट हो, यहाँ खड़े रहकर, यहाँ धूल भरे रास्ते में खड़े रहकर वो यही करता होगा, यही शायद उसका एंटरटेनमेंट होगा। इफ एट हिज काउंसिल आई शुड टर्न असाइड, काउंसिल का मतलब होता है सजेशन, सलाह, अगर मैं इसकी सलाह मानकर मुड़ जाता हूं, आई शुड टर्न असाइड इनटू द ओमिनस ट्रैक्ट, ओमिनस का मतलब होता है अमंगल, जहां बुरा होने वाला है, ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, अगर मैं इसकी सलाह मानकर मुड़ जाता हूं उस अमंगल रास्ते पर जो कि सब मानते हैं, हाइड्स द डार्क टॉवर, जो कि सब मानते हैं कि वहां पर डार्क टॉवर जो है वो हाइड किया गया है। येट एक्विजिंगली, एक्विजिंगली का मतलब होता है स्वीकार करना। आई डिड टर्न एज ही पॉइंटेड, जैसे उसने बोला वो मैंने स्वीकार कर लिया और मैं उस रास्ते पर मुड़ गया जहां उसने मुझे बोला था। नीदर प्राइड नॉर होप रिकिंडलिंग एट द एंड डिस्क्राइड, डिस्क्राइड का मतलब होता है दूर से ही देख लेना, टू सी क्लियरली, दूर से। तो जैसे ही मैंने टर्न ले लिया जैसे उसने बोला था उस रास्ते पर, ना तो मेरे दिल में कोई अहम भाव था उस टाइम पर, गर्व था, ना तो कोई उम्मीद थी, उम्मीद जाग रही थी, रिकिंडलिंग मतलब जागना, जाग रही थी। एट द एंड डिस्क्राइड, क्योंकि मैं दूर से ही देख पा रहा था कि इस जर्नी का एंड क्या होने वाला है। सो मच एज ग्लैडनेस दैट सम एंड माइट बी, मुझे बस इस चीज़ की खुशी है, ग्लैडनेस मतलब खुशी, मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि एटलीस्ट मुझे पता है कि वहाँ एंड क्या है, भले जर्नी कैसी होंगी, रास्ते में क्या क्या होने वाला है, ये अनिश्चित है, अनसर्टन है, स्पीकर को पता नहीं है, मगर उसे ये पता है कि उसका एंड क्या होने वाला है। अब ये डार्क टॉवर क्या है, इसकी जर्नी में क्या होने वाला है, ये हमें धीरे धीरे जैसे हम पोएम में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। लेकिन एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि ये जो स्पीकर है ये एक डार्क टॉवर की सर्च में है, वहाँ ये जाना चाहता है जिसका रास्ता उसे एक बूढ़ा इंसान बताता है जो कि लंगड़ा है। फॉर वॉट विथ माई होल वर्ल्ड वाइड वॉन्डरिंग, मैंने जो वर्ल्ड वाइड वंडरिंग किया है, मतलब पूरी दुनिया जो मैंने घूमी है, वॉट विथ माई सर्च ड्रॉन आउट थ्रू ईयर्स, जितना भी मैंने कुछ जाना है उन सबसे मुझे एक ही बात पता चली है। माई होप ड्विंडल इन टू अ घोस्ट नॉट फिट टू कोप, ड्विंडल का मतलब होता है घट जाना, मेरी जो उम्मीद है वो घट चुकी है और वो बदल चुकी है एक घोस्ट में, एक घोस्ट, नॉट फिट टू कोप, टू कोप का मतलब होता है डील करना, वो एक ऐसे घोस्ट में बदल गई है जो कि अब डील नहीं कर पा रही है। मेरी होप जो है वो घोस्ट में बदल चुकी है और अब वो डील नहीं कर पा रही है किस चीज़ से, विथ दैट ऑब्स्ट्रीपरस जॉय सक्सेस वुड ब्रिंग, ऑब्स्ट्रीपरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत बड़े पैमाने पर। तो मेरी जो आत्मा है जो कि अब एक घोस्ट के रूप में घट गई है या बदल चुकी है, वो अब डील नहीं कर पा रही है उस
बहुत ज़्यादा जॉय से, बहुत ज़्यादा खुशी से, जो कि सफलता उसकी तरफ लाएगी। सक्सेस वुड ब्रिंग, कोई भी सफलता जो बहुत ज़्यादा खुशी उसे देगी, उसे अब उसकी आत्मा या उसकी होप जो है वो डील नहीं कर सकती। आई हार्डली ट्राइड नाउ टू रिब्यूक द स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है दिल का खुशी से उछलना, ओके, जंप करना। मूव, जंप सडनली, दैट इज स्प्रिंग। आई हार्डली ट्राइड नाउ टू रिब्यूक द स्प्रिंग। टू रिब्यूक का मतलब होता है डांटना या कंट्रोल करना। तो मैं बड़ी ही मुश्किल से अब, नाउ आई हार्डली ट्राइड, अब मैं बड़ी ही मुश्किल से ये कोशिश करता हूँ कि टू रिब्यूक द स्प्रिंग, कि मैं अपने दिल को कंट्रोल करूँ जो कि खुशी से या एक्साइटमेंट के कारण जंप कर रहा है। माई हार्ट मेड, ओके, जो मेरा दिल उछल रहा है। फाइंडिंग फेल्योर इन इट्स स्कोप, उसको इस बात में, क्योंकि अब उसके सामने ऐसी जर्नी है जिसका एंड उसे पता है कि मौत है, तो उसका दिल जो है वो एक्साइटमेंट के मारे, आई हार्डली ट्राइड नाउ टू रिब्यूक द स्प्रिंग माई हार्ट मेड, फाइंडिंग फेलियर इन इट्स स्कोप। अब उसे ये पता है कि उसकी जर्नी का क्या एंड होने वाला है, तो इसका दिल जो कि उसके अंदर उछलता है खुशी से या कभी एक्साइटमेंट से उछलता है, तो वो अभी उसे उसकी तरफ, उसे कंट्रोल करने की तरफ या उसे डांटने की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। फाइंडिंग फेलियर इन इट्स स्कोप, क्योंकि उसे पता है कि ये करना अब उसके बस की बात नहीं है, उसके स्कोप में नहीं है। एज वेन अ सिक मैन वेरी नियर टू डेथ, अब यहाँ स्पीकर अपनी दशा को बता रहे हैं कि उसे कैसा फील हो रहा है। एज वेन अ सिक मैन वेरी नियर टू डेथ, जब कोई बीमार इंसान जिसकी मौत पास में आ चुकी हो, सीम्स डेड इंडेड, वो लगभग मर ही चुका है ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा सीवियर अगर बीमार है तो ऐसा लगता है कि लगभग वो इंडेड मतलब रियली सच में वो मर ही चुका है। एंड फील्स बिगिन एंड एंड, और उसे ऐसा लगता है कि बिगिन मतलब शुरुआत जो है वो जो कुछ भी बचा है वो उसका एंड है, अंत है। बिगिन और एंड में जैसे उसके लिए कोई फर्क ही नहीं बचा हो, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। द टीयर्स एंड टेक्स द फेयरवेल ऑफ ईच फ्रेंड, ऐसा बीमार इंसान क्या करता है कि जो लोग भी उससे मिलने आते हैं उनके जो अश्रु हैं या उनके जो फेयरवेल मैसेजेस होते हैं बाय बाय वाले, वो सब वो एक्सेप्ट करता है। एंड हियर्स वन बिड द अदर गो, और एक एक करके लोग उसे आकर बाय बाय करते रहते हैं। ड्रॉ ब्रेथ फ्रीलियर आउटसाइड, और वो अपनी सांस जो है वो बिल्कुल फ्री बाहर छोड़ता है। सिंस ऑल इज ओवर ही सेथ, क्योंकि उसके हिसाब से सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड द ब्लो फॉलन नो ग्रीविंग कैन अमेंड, अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, और उसे पता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड द ब्लो फॉलन नो ग्रीविंग कैन अमेंड, और जब उसका एंड होने वाला है, द ब्लो फॉलन नो ग्रीविंग कैन अमेंड, अब उस पर कितना भी दुख जताया जाए, उसके लिए कितनी भी कंप्लेंट की जाए, ग्रीविंग का मतलब होता है कंप्लेंट करना, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब उसकी डेथ जो है वो होने वाली है। अब ये हो गए इस पोएम के 5 स्टांजाज। अब जो रिमेनिंग स्टांजाज है उन्हें हम एक एक करके ऐसे ही पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर द एनालिसिस ऑफ द रिमेनिंग स्टांजाज।